Good morning, students. Today we are going to discuss about failure of Rutherford model, because in previous class we already discussed about Rutherford's experiment and Rutherford's model. As well as we will discuss about the base of the Bohr's model. पिछली कक्षा में हमने बोहर का रदरफोर्ड का प्रयोग और रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया था। आज हम रदरफोर्ड के मॉडल के दोष और बोहर के मॉडल के बेस के लिए जो आवश्यक परमाणु की विशिष्ट गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रदरफोर्ड के मॉडल के दोष देखेंगे जो ऑलरेडी आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। Failure of Rutherford experiment में the first failure was that Rutherford model failed to explain stability of atom. Rutherford का मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि तब तक जब खोज हुई थी तो ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कण है और उसके ऊपर आवेश है। जब हमने पिछली कक्षा में आपको वीडियो दिए थे उसमें हमने कण के गुण बताए थे। कण जो है उसको बाहर से ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दी जाती है और उसकी ऊर्जा लगातार घटती चली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन कण है और वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो निश्चित ही धीरे धीरे उसकी ऊर्जा घटनी चाहिए और एक समय ऐसा आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाए और परमाणु नष्ट हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। In previous class we saw that electron is a particle and if it is particle its kinetic energies totally depend on the energy supply from outer side and continuously particle loses its energy. And if it is a particle, so definitely its energy should be lost continuously, and a time will come in which what will be happen? The electron will merge into the nucleus and an atom will be destroyed. But we saw that atom is quite stable. So first drawback was that Rutherford model is failed to explain the stability of the atom. Second, it is failed to explain hydrogen spectrum. रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से बताने में या एक्सप्लेन करने में असफल रहा कि हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम का निर्माण क्यों करती है और जो स्पेक्ट्रम की लाइंस मिलती हैं वो किस किस क्षेत्र में है और क्यों है, इसके बारे में कोई भी जानकारी रदरफोर्ड के मॉडल ने नहीं दी। स्पेक्ट्रम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके पहले हम कुछ ऐसी चीजें जो बोहर के मॉडल को पूरी तरीके से एक बेस देती हैं और परमाणु के कुछ विशिष्ट गुण हैं उनके बारे में देखेंगे। Why hydrogen gas form the spectrum and why the lines are formed into the spectrum? It is not explained by the Rutherford. Here we are going to discuss about the base of the Bohr model, because there are many typical and specific properties of the atom that we can see, that we will discuss first, as well as what are the spectrum and their types, that we will discuss in later video. Here we are going to discuss about type of waves. In previous video we talk about particle and wave. पिछले वीडियो में हमने कण और तरंग के बारे में बात किया। तरंग बिल्कुल अलग तरह की चीज है। जैसा हमने देखा, यहाँ पर हम तरंग की उत्पत्ति के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। From where the waves originate, waves can be of two types: electromagnetic wave and matter wave और particle wave। विद्युत चुंबकीय तरंगे
और कण तरंगे। दोनों तरह की तरंगे हमारे चारों तरफ हमें देखने में आती हैं। कौन कौन सी कण तरंगे हैं? जब हम बोलते हैं तब जो तरंग उत्पन्न होती है कण तरंग है। पानी में अगर हम एक छोटा सा कंकड़ डालते हैं और तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वे कण तरंगे हैं। वहीं पर जो हम टीवी जब हम देखते हैं या मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो जो भी सिग्नल्स हमको मिलते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन electromagnetic wave and matter wave. When electrical and magnetic field is perpendicular to one another, जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा रखा जाए कि दोनों के बीच में 90 का कोण बने, ऐसे समय में इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट द वेव्स। दोनों के प्रभाव से तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। क्या है इनके गुण? नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द वेलोसिटी जस्ट इक्वल टू द लाइट। इनकी जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, बहुत तेज होता है। देन दे डोंट नीड एनी मीडियम। उन्हें चलने के लिए या फिर प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैक्यूम में भी, निर्वात में भी आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं और इनकी ऊर्जा की जो गणना है वो जो तरंगों की ऊर्जा की गणना का सूत्र है उसी के आधार पर किया जा सकता है। जबकि अगर हम पार्टिकल वेव की बात करें तो पार्टिकल वेव जो है वो कणों से उत्पन्न होती है, इसीलिए इनके गुण भी कण के समान होते हैं। इनका वेग बदलता है और ये निर्भर करता है कि ये किन कणों से या कहां से उत्पन्न हो रही हैं। इन तरंगों को प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और इनकी ऊर्जा की गणना के लिए डी ब्रॉगली ने जो समीकरण स्थापित किया था, जो हम बाद के वीडियो में देखेंगे, उनके बारे में बताया गया था। यहाँ पर हम क्यों इन दोनों तरंगों की बात कर रहे हैं? क्योंकि यही दोनों तरंगे बाद में जाकर खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोहर के मॉडल का बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? दोनों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव में डिफरेंस देख लेंगे। इन लेटर वीडियो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। अगले वीडियो में हम वेव की प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट बेस बनाएगा बोहर के मॉडल का। थैंक यू।